तो वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 9 का पार्ट 5 पढ़ेंगे और जो हमारा चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल्स। और उसमें आज हमें पढ़ना है एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, तो अगर कोई किसी से पूछे या मैं आपसे पूछूं कि एंजाइम्स क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे? एंजाइम्स बेसिकली बायोकैटलिस्ट होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। एंजाइम्स होते हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, मतलब जो रिएक्शन होती है उसको फास्ट कर देते हैं। डाइजेशन में एंजाइम्स काम आते हैं, जैसे लाइपेज प्रोटीन, ओ सॉरी लाइपेज नहीं, लाइपेज किसे तोड़ता है? लाइपेज फैट को तोड़ता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को तोड़ता है। तो ये क्या हो गए? एंजाइम्स होते हैं बेसिकली ना। तो ये हमें पता है, बट इस वीडियो में हम लोग एंजाइम्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट मतलब लगभग सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, मतलब वो अमीनो एसिड से बने हुए रहते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड, कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए, दैट बिहेव लाइक एन एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड भी कुछ एंजाइम की तरह काम करते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। तो राइबोजाइम का क्या है यहाँ पे एग्जांपल? आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन। तो आरएनए मॉलिक्यूल कैटेलाइज कर रहा है केमिकल रिएक्शन को, तो वो क्या हो गया? राइबोजाइम। ठीक है, वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। अब भाई आप एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, वो लाइन डायग्राम से आप समझ सकते हो। बेसिकली लाइन डायग्राम से मतलब कि भाई एक अमीनो एसिड ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लाइन में हमने अमीनो एसिड रख दिए, तो ये क्या बन गया? ये एंजाइम का स्ट्रक्चर बन गया बेसिकली, लाइन डायग्राम। ठीक है, एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखो, प्रोटीन का हमने क्या पढ़ा है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। और हमें पता है एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। तो इसका मतलब एंजाइम्स का भी तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है? अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। मतलब प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है ऐसे लंबा चेन, उसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम का दे रखा है, तो ये गोल गोल क्या है? अमीनो एसिड है। ठीक है, तो कई सारे अमीनो एसिड इससे मिल रखे हैं। लास्ट में मैंने ये 4 के नाम भी लिख दिया आपको अमीनो एसिड के। ठीक है, फिनाइलएलानाइन, लाइसिन, ठीक है, ल्यूसीन, इस तरीके से सेरीन, ये लिख दिए मैंने। तो ये चेन क्या बन गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ये बन गया इस तरीके से। ठीक है, अब अन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब एंजाइम एक प्रोटीन है तो उसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी होगा। व्हेन यू लुक एट द टर्शियरी स्ट्रक्चर, अब ये इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो टर्शियरी स्ट्रक्चर को, ठीक है, यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ। ठीक है, देखो ऐसे समझते हैं, ये मेरे पास क्या है? अमीनो एसिड की चेन है। ठीक है, अमीनो एसिड की चेन है। अब ये क्या करेगी? फोल्ड हो गई एक के ऊपर एक, ऐसे ये चेन जो है ऐसे फोल्ड होने लग गई, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे करके फोल्ड होने लग गई। अब ये यहां पे ये जो गैप बना है, ये पॉकेट सा बन गया ना ये। ठीक है, तो ये ऐसे पॉकेट सा बन गया, बस अभी इतना ध्यान रखो। अब आगे देखते हैं। The chain crisscross itself and hence many creases और pockets are made। वो जो पॉकेट दिखाते हैं इस तरीके से पॉकेट्स बन जाते हैं उसमें। ठीक है, चेन के एक दूसरे पे ऐसे घूमने से। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। और कुछ पॉकेट्स को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। अब ये एक्टिव साइट क्या होती है? ठीक है, देखो हम क्या कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। अब अगर आपसे कोई पूछे प्रोटीन या एंजाइम की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलती है? एक्टिव साइट मिलती है। और इस एक्टिव साइट की वजह से यहां पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो होती है एंजाइम की। ठीक है, अब कैसे होती है वो हम समझेंगे। देखो ऊपर कर लेते हैं यार इसको पहले। An active site of an enzyme is a क्रेसिव और पॉकेट, क्या लिखा है ये? क्रेसिव और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट। अब बात समझते हैं। देखो एक रिएक्शन देख लेते हैं, कौन सी? फटाफट देख लेते हैं। स्टार्च, ये है स्टार्च। स्टार्च जो है वो उस पर काम कर रहा है, अमाइलेज।
और इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में। अब जो स्टार्च है वो क्या है, सबस्ट्रेट है, इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। अमाइलेज क्या है, एंजाइम है, और ग्लूकोज क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो भाई स्टार्च को जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए यहां पे एक एंजाइम दिया हुआ है, अमाइलेज। अब अमाइलेज के साथ ये स्टार्च जुड़ेगा। पहले स्टार्च जो है वो अमाइलेज के साथ जुड़ेगा, या मैं ऐसे बोलूं सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ जुड़ेगा। अब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कहां पे जुड़ेगा, एक्टिव साइट पे जुड़ेगा। समझ में आया ना, एक्टिव साइट पे कौन जुड़ेगा, सबस्ट्रेट, ठीक है। और तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगी और फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे यहां पे दे रखा है, ये है एंजाइम पे सबस्ट्रेट जुड़ा एक्टिव साइट पे, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब यहां से प्रोडक्ट जो है वो बन के निकल गया, ठीक है। तो ये इसका यहां पे रोल होता है। अब एक मिनट थोड़ा इधर कर लेता हूं, ठीक है। अब 10 एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शन एट हायर रेट। तो एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक्टिव साइट की मदद से रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं हायर रेट से, मतलब रिएक्शन को बहुत जल्दी कर देते हैं। अब एंजाइम कैटलिस्ट डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज। अब देखो, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट मतलब क्या, जो केमिस्ट्री लैब में यूज होते हैं कैटलिस्ट ना, और एंजाइम कैटलिस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो दो अलग अलग कैटलिस्ट हो गए, एक हमारी बॉडी के अंदर, एक जो केमिस्ट्री लैब के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कैटलिस्ट हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है, बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन। क्या, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में अच्छे से काम कर लेते हैं, बट लेकिन वाइल जो एंजाइम्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर में। मतलब से अबव 40 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में एंजाइम क्या है, एंजाइम है प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन जो होते हैं हाई टेम्परेचर में डीनेचर्ड हो जाते हैं। डीनेचर्ड मतलब उनका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जैसे ऑमलेट बनाते हैं तो अंडे को तोड़ते हैं, तो उसको जब डालते हैं उस पे तवे पे, तो तवे पे क्या होता है, वो गर्म है तवा, तो वो जो प्रोटीन होगा उसके अंदर, अंडे के अंदर, वो क्या होता है, डीनेचर्ड हो जाता है, तब वो आमलेट की फॉर्म में आ जाता है। तो सेम यहाँ पे भी एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। बट ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं ये डैमेज नहीं होते हाई टेम्परेचर पे। हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिज्म who normally live under extreme high temperature। अब देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉर्मली हाई टेम्परेचर में ही रहते हैं, जैसे हॉट वेंट्स में या सल्फर स्प्रिंग्स में रहते हैं, जहां बहुत ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर रहता है। वहां पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं ना, ये आपने पढ़ा होगा, आर्की बैक्टीरिया जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर उन ऑर्गेनिज्म से हमने एंजाइम को आइसोलेट किया, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ये हाई टेम्परेचर में रहता है, बहुत इसके आसपास बहुत टेम्परेचर रहता है, यहां से मैंने एंजाइम को निकाल लिया, ठीक है। तो क्या होगा, आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ये एंजाइम जो है ये हाई टेम्परेचर पे भी काम कर जाएंगे। कौन से एंजाइम, जो हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म से निकाले हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी में रहते हैं। बट जो नॉर्मल एंजाइम है, जैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर जो एंजाइम है वो 40 डिग्री से ऊपर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। बट ये वाले एंजाइम 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पर भी काम कर लेते हैं। अब थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो बहुत हाई टेम्परेचर में रहते हैं। तो उनमें जो एंजाइम की स्टेबिलिटी है भाई, वही तो इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है ना, उनको जीने में वहीं पे वही तो हेल्प कर रहे हैं ठीक है। तो ये एक पार्ट तो हो गया अपना खत्म। ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने पूरा पढ़ा दिया था और वो क्या हुआ कि इसकी लैपटॉप के अंदर स्पेस ही खत्म था, तो वो स्क्रीन ही रिकॉर्ड नहीं हुई। दूसरी बार में तब मुझे लगा कि चलो देखता हूँ, फिर से स्टार्ट करा मैंने, तब मुझे वहां पे एरर आया कि भाई जगह नहीं है इसके अंदर। तब मैंने जगह बनाई, तब ये बना रहा हूं मैं, ठीक है, थर्ड टाइम। चलो ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया अब दूसरा। तो इसमें आता है केमिकल रिएक्शंस।
हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स? इन एंजाइम्स को हमें समझना है, तो कैसे समझेंगे? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस। केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो दो टाइप के चेंजेस में जाते हैं। जैसे एक फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। तो पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज सिंपली रिफर टू अ चेंज इन शेप। सिंपली क्या बोला? फिजिकल चेंज मतलब चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का कोई ब्रेकेज नहीं हो रहा, बॉन्ड का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट शेप चेंज हो रही है यहां पे कंपाउंड की, तो इट इज बेसिकली कॉल्ड फिजिकल चेंज। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अनदर फिजिकल प्रोसेस क्या हो गई? इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब आइस जो है वो मेल्ट हो गई वाटर में, और वाटर जो है वो फिर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो these are also physical processes. However, when bonds are broken, अब यहां पे आता है जब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन, तो दिस विल कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। तो जैसे ये BaOH होल ट्वाइस H2SO4 BaSO4 H2O जो ये फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ये एक क्या है? ये एग्जांपल है किसका? इज अन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है ये। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दे दिया इसने। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गई इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन और ये हो गई ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, और यहां पे एंजाइम कौन है? अमाइलेज। जैसे सलाइवा में है तो सलीवरी अमाइलेज, पेनक्रियास से तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो यहां पे सबस्ट्रेट हो गया स्टार्च, एंजाइम हो गया अमाइलेज, प्रोडक्ट हो गया ग्लूकोज। ठीक है, आगे देखते हैं। द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस रिफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। अब कभी भी अगर किसी केमिकल रिएक्शन का आप बोलोगे रेट, रेट मतलब क्या? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? कि कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट इज dP by dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ P बाय डिफरेंशिएशन ऑफ T, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अब अगर हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी जाए कि भाई इस डायरेक्शन में रेट जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो रही है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी तब बोलेंगे जब डायरेक्शन पता हो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। अब रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। अभी जो रेट है, रेट जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का जो रेट है, रेट मतलब कितनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है, ये कितना लेट प्रोडक्ट बन रहा है, ये किससे इन्फ्लुएंस होता है? टेम्परेचर से, मतलब टेम्परेचर से अफेक्ट करता है अमंग अदर फैक्टर्स। ठीक है, बाकी फैक्टर्स के अलावा। अब जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल, देखो रेट हो जाएगा डबल, ठीक है, या डिक्रीज हो जाएगा बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। अब अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दोगे तो रेट जो है वो डबल हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट दुगनी उससे तेजी से बनने लगेगा। और अगर आप 10 डिग्री कम कर दोगे तो प्रोडक्ट जो है वो आधा हो जाएगा, मतलब जितना बन रहा था उसका आधा बनने लगेगा, आधे रेट से बनने लगेगा। तो catalyzed reaction proceed at rate vastly higher than that of uncatalyzed one। अब ये बड़े सिंपल है भाई, देखो एक रिएक्शन है जिसमें आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो बहुत तेजी से होगी, एक रिएक्शन है जिसमें आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मतलब एंजाइम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे होगी। When enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction। तो भाई दो रिएक्शन है, कैटलाइज्ड अनकैटलाइज्ड, तो कैटलाइज्ड वाली ऑब्वियसली बहुत तेजी से चलेगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अब मान लो इस एंजाइम को मैं यूज ही नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है, ये अनकेटलाइज्ड रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बहुत टाइम लेगी, मतलब ये जो कार्बोनिक एसिड है ना ये बनने में बहुत टाइम लेगा, ठीक है, रेट क्या हो गया इसका कम हो जाएगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पे कार्बोनिक अनहाइड्रेज कैटलिस्ट लूंगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और बहुत फास्ट हो जाएगी। अभी देखो कितना फास्ट हो जाएगी, मतलब बता रखा उसने, क्या बोला उसने, इन द एब्सेंस ऑफ, रुको यार इसे ऊपर कर देता हूं, हाँ और ऊपर कर देता हूं, बस, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, ठीक है, अगर कोई एंजाइम नहीं हो तो रिएक्शन इतना स्लो होगी कि with about 200 molecule of H2CO3, मतलब 200 molecule of H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है वो कितने घंटे में बन रहा है, 1 घंटे में बन रहा, अगर हम कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे, ये एंजाइम यूज नहीं कर रहे, being formed in an hour. However, by using the enzyme present within the cytoplasm, साइटोप्लाज्म एक एंजाइम होता है, साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो होता है, उसमें क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम होता है, ठीक है, अगर वो यूज हो जाएगा इस रिएक्शन में तो द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली with about 6 lakh molecules being formed every second. तो हर सेकंड कितने बन जाएंगे, 6 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। अब देखो कितना डिफरेंस हो गया यहाँ पे एंजाइम के इस्तेमाल करने से। द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, उसने बढ़ा दिया रिएक्शन रेट को। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड, तो मतलब बहुत ज्यादा है भाई एंजाइम की पावर। अब हम खाना खाते हैं तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए। अब सोचो एंजाइम ही नहीं होते तो भाई हम कितनी धीरे धीरे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, है ना। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ईच कैटलाइज अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो बहुत सारे एंजाइम है, बहुत सारी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। अब देखो, अब मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन है जो मल्टी स्टेप है। मल्टी स्टेप मतलब यहां से यहां एक रिएक्शन भी, फिर उसके बाद कंटिन्यू एक और रिएक्शन भी, फिर कंटिन्यू एक और रिएक्शन भी, ऐसे कंटिन्यू चलता रहा वो, ठीक है, स्टेप वाइज। तो अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक पाथवे। अब समझते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिक पाथवे में क्या डिफरेंस है। मेटाबॉलिक रिएक्शन तो क्या हो गई कि भाई ए है, ए से बी बन गया, ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई, यहाँ पे एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बट मेटाबॉलिक पाथवे क्या हो जाएगा कि ए से बी बना, फिर बी से सी बना, ऐसे डी, फिर ई, ए बी सी डी, वही करते रहो, ठीक है, ई एफ ए बी सी डी, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन काफी लंबी हो जाएगी। तो इसमें स्टेप हो गए ना, मल्टी स्टेप हो गए यहाँ पे। तो ये क्या पूरे को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, सिंपल। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल पे ध्यान देना, यहां पे क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो ग्लूकोज है, हम खाना खाते हैं ग्लूकोज मिलता है अपने को, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम रिएक्शन वही नीचे लिख रखी है, ये है ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ मिला, वही पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला यही होता है C3H4O3, C3H4O3, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन गया जो कि मेटाबॉलिक वाटर होता है बेसिकली, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन से ये बन रहा है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है। अब एक बार देखने पे तो आपको लगेगा कि ये रिएक्शन क्या है, एक सिंगल स्टेप में हो रही है कि भाई ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ठीक है ना। इसमें बीच में बहुत सारे स्टेप आते हैं, यहाँ बीच में क्या है, बहुत सारे स्टेप आते हैं। तो ये क्या हो गया, एक मेटाबॉलिक पाथवे हो गया, और इस मेटाबॉलिक पाथवे को नाम दिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, क्या दिया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो, इज एक्चुअली ए मेटाबॉलिक पाथवे, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहां पे क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम जो हैं, 10 डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम है वो इसमें यूज होते हैं, ठीक है।
व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन क्लास 12, सॉरी चैप्टर 12 में जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो यू विल स्टडी दिस रिएक्शंस, वहां देखेंगे, तो वहीं देखेंगे इसको जनरली, वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद 1 or 2 एडिशनल रिएक्शन गिव राइज टू वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे, इससे कुछ एंड प्रोडक्ट बना, कोई दूसरा मेटाबॉलिक पाथवे, उससे कोई और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बना, तो डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बन सकते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे से। अब देखो इसको थोड़ा देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे, ये ग्लूकोज है, ये पायरुविक एसिड है, इसके बीच में ये इतने सारे स्टेप हैं, ठीक है। तो ये स्टेप पे तो नहीं जाएंगे, तो ये हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब देखो उसके बाद क्या बोला उसने, इन अवर स्केलेटल मसल, हमारी जो स्केलेटल मसल है मतलब जो हड्डी से जुड़ी हुई मसल है, अंडर एनारोबिक कंडीशन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारी जो ये स्केलेटल मसल है उसके अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे थकान दिलाता है, क्रैम्प आ जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। फिर अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन, नॉर्मल एरोबिक कंडीशन मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन है, तो पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड, तब पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जब फर्मेंटेशन होता है ईस्ट की मदद से, तो सेम पाथवे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तब यहां पे क्या बनेगा, अल्कोहल, इथेनॉल बन जाएगा। तो देखो ये ग्लूकोज से पायरुवेट बना, ये क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आपने चार्ट ना, तो ये पायरुवेट है, ये यहाँ मसल में गया तो मसल में क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, ईस्ट में गया तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल, और माइटोकॉन्ड्रिया में गया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, 38 एटीपी बनता है, आई थिंक, मुझे ध्यान मतलब थोड़ा डाउट हो रहा है पर चेक कर लेना, वैसे 30-80 बनता है। हेंस इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म। तो डिफरेंट कंडीशन में देखो क्या है, ऑक्सीजन कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे नहीं है, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है कि डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं डिफरेंट कंडीशंस में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एनसीईआरटी का ज्ञान क्लास 9th एंड क्लास 10th, जो कि एक मेरा नया चैनल है, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर देना, और इसको भी सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को, एनसीईआरटी का ज्ञान को, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक मैं खाना खाने जाता हूँ दिन का, मेरी मम्मी मुझे बुला रही है कि खाना बन गया है, तो आप भी खाना खाइए, मैं भी खाना खाता हूँ, तब मिलते हैं खाना खाने के बाद। बाय बाय।